नमस्कार। मई 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अगर हम एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नज़रिए से देखें तो यार ये कोई आम चुनाव नहीं था, बल्कि ये भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव है। 15 साल, जी हाँ, 15 साल के लंबे शासन के बाद आखिर सत्ता का ये परिवर्तन कैसे हुआ, इसके पीछे की असली वजहें क्या थीं और सबसे ज़रूरी बात, इसके आगे चल के क्या मायने होने वाले हैं। आज के इस खास विश्लेषक यानी एक्सप्लेनर में हम इसी पूरी घटना की तह तक जाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधी इस मुद्दे में गहराई से उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इसे 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इवेंट टाइमलाइन, फिर वोटर शिफ्ट, उसके बाद वेलफेयर बनाम करप्शन की लड़ाई, इलेक्शन मैकेनिक्स, पारदर्शिता को लेकर हुए विवाद और आखिर में द आफ्टरमैथ यानी आगे क्या। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द सर्फेस, द इवेंट टाइमलाइन। देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। मतगणना यानी काउंटिंग वाले दिन का माहौल बहुत ही नाटकीय था। सोचिए, सुबह 8 बजे भारी सुरक्षा के बीच गिनती शुरू होती है। शुरुआत में लग रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर सुबह 10:33 पर हाई प्रोफाइल भवानीपुर सीट पर रुझान एकदम से पलट गए। वहां आगे पीछे का खेल चल ही रहा था कि दोपहर 12 बजते बजते पूरी तस्वीर साफ होने लगी। विपक्षी पार्टी ने 148 सीटों के उस जादुई बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया और दोपहर 3 बजे तक तो मानो गेम ही सेट हो गया। 190 से ज्यादा सीटों की बढ़त के साथ एक बिल्कुल स्पष्ट जनादेश सामने आ गया। वहीं जो पार्टी सत्ता में थी वो 100 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। अब अगर हम राज्य के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो हर जगह की कहानी एक जैसी बिल्कुल नहीं थी। नॉर्थ बंगाल को ही ले लीजिए, वहां एक तरफा स्वीप देखने को मिला, क्योंकि वहां जातीय पहचान और बॉर्डर सिक्योरिटी के मुद्दे सबसे ज्यादा हावी थे। वहीं जंगल महल जैसे आदिवासी इलाकों में वेलफेयर स्कीम्स के ना पहुंचने और अनदेखी की वजह से एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखा। और सबसे चौंकाने वाली बात, कोलकाता का शहरी इलाका, यहां मिडिल क्लास ने नौकरियों की कमी और करप्शन के मुद्दे पर अपना वोट पूरी तरह से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। और इस शिफ्ट से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द कैटलिस्ट्स, यूथ, जॉब्स एंड एंटी इनकम्बेंसी। आखिर वो कौन से कारण थे जिन्होंने इस बदलाव को हवा दी। देखिए, 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यहां बात सिर्फ उतनी नहीं थी। इस लहर में घी डालने का काम किया भ्रष्टाचार के उन गंभीर आरोपों ने, खासतौर से टीचर रिक्रूटमेंट स्कैंडल और म्युनिसिपल हायरिंग में हुई गड़बड़ियों ने। इन चीजों ने युवाओं के अंदर एक गहरा गुस्सा भर दिया था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ठप थी, नई नौकरियां बन नहीं रही थीं। तो हुआ क्या, वोटर्स ने अपनी जो पुरानी आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी थी उसे किनारे रख दिया और एस्पिरेशनल वोटिंग की तरफ बढ़ गए। यानी लोगों ने इस बार अपनी आकांक्षाओं और भविष्य के लिए वोट किया। यहां पर एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि ये चुनाव सिर्फ किसी नीति या पार्टी को चुनने का नहीं रह गया था। ये लड़ाई बन गई थी मॉरल लेजिटिमेसी वर्सेस रेजीम कंटिन्यूटी की, यानी नैतिक वैधता बनाम शासन की निरंतरता। मिडिल क्लास का जो भरोसा था वो वक्त के साथ बुरी तरह दरक चुका था। इसलिए ये वोट केवल एक चेहरे के बदलाव के लिए नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम में एक स्ट्रक्चरल बदलाव की मांग कर रहा था। अब समझते हैं इस चुनाव के सबसे बड़े वैचारिक टकराव को। हमारा तीसरा हिस्सा, द काउंटरवेट, वेलफेयर डिलीवरी वर्सेस करप्शन। ये इलेक्शन एक सीधा मुकाबला था, जो मिल रहा है बनाम जो बेहतर मिल सकता है के बीच। एक तरफ थी सत्ताधारी पार्टी जिसका पूरा भरोसा अपनी स्थापित और बेहद लोकप्रिय योजनाओं पर था, जैसे कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उनका दावा था कि उन्होंने सीधे जनता के बैंक खातों में फायदा पहुंचाया है। लेकिन इसके ठीक उलट विपक्षी पार्टी का पूरा नैरेटिव कुछ और ही था। वो बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की, इन्वेस्टमेंट लाने की, जॉब्स क्रिएट करने की और एक करप्शन फ्री सरकार देने की। और इस टकराव का नतीजा वो सच में हैरान करने वाला था। 2021 में जिस सत्ताधारी पार्टी के पास 213 सीटें थीं, 2026 में वो लुढ़क कर लगभग 96 के आसपास आ गईं। वहीं विपक्ष, जो 2021 में सिर्फ 77 सीटों पर खड़ा था, उसने सीधा 191 सीटों के करीब छलांग लगा दी। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे करप्शन के खिलाफ गुस्से और कुछ नया, कुछ बेहतर पाने की चाहत ने सालों पुरानी वेलफेयर पॉलिटिक्स को पूरी तरह पछाड़ दिया। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द इंजन, इलेक्शन मैकेनिक्स और बूथ मैनेजमेंट। क्योंकि चुनाव सिर्फ हवाओं से नहीं जीते जाते, उसके लिए जमीन पर एक ठोस मशीनरी चाहिए होती है। तो इस ऐतिहासिक जीत के पीछे एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी थी, जिसे कहते हैं पन्ना प्रमुख रणनीति।
अब ये क्या है? ये एकदम माइक्रो लेवल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है। इसमें वोटर लिस्ट के हर एक पन्ने के लिए एक इंचार्ज बना दिया जाता है। इसका मतलब है डेटा के आधार पर एकदम सटीक वोटर्स से संपर्क करना और हर एक पोलिंग बूथ पर अपना कड़ा कंट्रोल रखना। बंगाल के इतिहास में बूथ मैनेजमेंट हमेशा से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है और इस बार विपक्ष की इस मजबूत जमीनी तैयारी ने सत्ताधारी दल के उस पुराने दबदबे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। और इस चुनाव का एक और बड़ा फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसने अच्छे पॉलिटिकल पंडितों को चौंका दिया, 92.47%। ये एक रिकॉर्ड तोड़ कंबाइंड वोटर टर्नआउट था। हम सब जानते हैं कि इतिहास गवाह है, जब भी इतने बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने निकलते हैं तो वो अक्सर किसी बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत होता है। इस भयंकर टर्नआउट ने ये तो साफ कर दिया था कि जनता इस बार किसी बहुत ही मजबूत इरादे के साथ अपने घरों से बाहर निकली है। लेकिन ठहरिए, इस टर्नआउट के पीछे एक बहुत बड़ा और थोड़ा विवादित रहस्य भी छिपा हुआ है। 91 लाख, जी हां, ये उन वोटर्स की संख्या है जिनके नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान वोटर लिस्ट से परमानेंटली हटा दिए गए थे। ये पूरे चुनाव का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा। चुनाव आयोग का कहना था कि ये बस एक क्लीन अप प्रोसेस था, उन वोटर्स को हटाने के लिए जो डुप्लीकेट थे या कहीं और शिफ्ट हो गए थे। लेकिन असलियत में इस एक कदम ने इलेक्टोरल रोल के पूरे डायनामिक्स को बदल कर रख दिया और टर्नआउट का प्रतिशत अचानक से इतना हाई दिखने लगा। इस 91 लाख वाले विवाद से ही हम जुड़ते हैं अपने 5वें हिस्से से, द फ्रिक्शन, ट्रांसपेरेंसी क्लेम्स एंड ऑफिशियल डेटा। देखिए, काउंटिंग का दिन बिल्कुल भी शांत नहीं था। एक के बाद एक कई नाटकीय चीजें हुईं। पहला तो ये कि फलता में EVM से छेड़छाड़ के इतने गंभीर आरोप लगे कि चुनाव आयोग को वहां 21 मई को रीपोलिंग यानी दोबारा चुनाव करवाना पड़ा। दूसरा विवाद तब खड़ा हुआ जब कई जगह वीवीपैट की पर्चियां कूड़े में फेंकी हुई मिलने की खबरें सामने आईं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, स्ट्रांग रूम में अचानक बिजली गुल होने और कुछ देर के लिए CCTV कैमरे बंद होने की शिकायतें। अब इस पर दो बिल्कुल अलग अलग पक्ष सामने आए। एक तरफ सत्ताधारी नेताओं का सीधा आरोप था कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर डेटा अपलोड करने में देरी की और नतीजे बदलने के लिए CCTV बंद किए। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग का आधिकारिक बयान कुछ और ही था। उनका कहना था कि भाई 165 एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर वहां तैनात थे। जो आंकड़ों में मामूली देरी हुई वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सख्त होने की वजह से थी, और वो जो पर्चियां मिली उनके मुताबिक उनका इस चुनाव की प्रक्रिया से कोई लेना देना ही नहीं था। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, दी इको, मीडिया फ्रेमिंग और फ्यूचर इम्पैक्ट, यानी इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखा जा रहा है। मीडिया में अगर आप देखेंगे तो इस नतीजे को बिल्कुल अलग अलग नजरियों से पेश किया जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे एक ऐतिहासिक खेला ओवर बता रहे हैं, यानी 15 साल के पुराने शासन का अंत और एक नई शुरुआत का जश्न। लेकिन वहीं एक दूसरा वर्ग भी है जो इसे SIR प्रभावित टर्नआउट कह रहा है। वो आज भी उन 91 लाख कटे हुए नामों और काउंटिंग के दिन आई उन तकनीकी खामियों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन सब बहसों और शोर शराबे से परे एक बहुत बड़ा सच है। असली चुनौती तो नई सरकार के सामने अब शुरू होने वाली है। क्या वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो इन्वेस्टमेंट और वो नौकरियां देने के वादे सच में पूरे हो पाएंगे? क्या वो इस राज्य की उस गहराई तक बैठी कल्याणकारी राजनीति की जगह ले पाएंगे जिसकी जनता अब पूरी तरह आदी हो चुकी है? सच कहूं तो ये सत्ता का परिवर्तन सिर्फ नेताओं के चेहरे बदलने जैसा नहीं है। ये तो पूरे के पूरे गवर्नेंस मॉडल का एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। तो जाते जाते ये ऐतिहासिक घटना हम सबके सामने एक बहुत बड़ा, एक विचार करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या पश्चिम बंगाल का ये इतना बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट भारत में सिर्फ मुफ्त योजनाओं पर टिकने वाली राजनीति के अंत की शुरुआत है? क्या आज का वोटर अब सिर्फ इन भत्तों से आगे बढ़कर एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की मांग कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में पूरी भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा। आपको क्या लगता है? सोचिएगा जरूर।